स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि मैंने क्लास 12 फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर का शुरुआत किया है जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और इसका ये वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना करके अपलोड किया हुआ है जिसका वीडियो का लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि विद्युत आवेश तथा जो क्षेत्र चैप्टर है इसका ये बेसिक पॉइंट उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है, यानी 5-6 टॉपिक हमने कवर किया हुआ है। अगर आप उसको नहीं देखते हैं तो आपका बहुत सारा चीज़ मिस हो जाएगा, ठीक है। तो उस वीडियो को आप देखना भूलिएगा मत, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कूलाम का नियम क्या है इस बारे में। तो जल्दी से आप पेन और कॉपी निकाल कर बैठिए और साथ ही साथ आप लिखते हुए और समझते हुए चलेंगे। इससे आपका एक सुंदर सा नोट्स बन के तैयार हो जाएगा जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन के समय काम आएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, कूलाम साहब ये बताए थे कि मेरे पास मान लो कि 2 बिंदु आवेश है, एक बिंदु आवेश यहाँ है और एक बिंदु आवेश यहाँ है, ठीक है। हमने 2 आवेश रखा है, एक यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे जो आवेश है Q1 रखा है और यहाँ पे आवेश जो है उसका नाम हमने रख दिया Q2, ठीक है। क्योंकि आवेश को हम Q से दिखाते हैं, तो पहला आवेश को हम दिखा दिए Q1 से और सेकेंड को Q2 से, ठीक है। तो कूलाम साहब ये बता रहे थे कि अगर कोई 2 बिंदु आवेश रखे हुए हैं कुछ दूरी पर, मान लेते हैं कि इसके बीच में डिस्टेंस कितना है r है, तो इन दोनों के बीच लगेगा फोर्स। कौन सा फोर्स? या तो आकर्षण बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। या तो ये दोनों आवेश एक दूसरे को खींचेंगे, कब खींचेंगे? अगर एक पॉजिटिव रहेगा और एक नेगेटिव रहेगा तब खींचेंगे। या अगर एक पॉजिटिव है दूसरा ही पॉजिटिव है तो इस कंडीशन में धकेल देंगे। क्या करेंगे? धकेल देंगे, समझे कि नहीं। यानी जब आवेश अलग अलग हो, यानी एक प्लस और एक माइनस, तो उस कंडीशन में एक दूसरे को खींचेंगे। लेकिन अगर एक प्लस है दूसरा भी प्लस या एक माइनस है दूसरा भी माइनस, तो उस कंडीशन में दोनों को दूर ढकेल देंगे, समझे कि नहीं। तो इसीलिए इसके बीच में क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा, एक बल लगेगा। तो कूलाम ये बता रहे थे, कूलाम साहब, कि अगर कोई 2 बिंदु आवेश है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और एक दूसरे से r दूरी पर रखा हुआ है, तो इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है, कौन सा बल? आकर्षण या प्रतिकर्षण ना। दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होता है r, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये बताए कूलाम साहब, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आप ऐसा लिखेंगे, किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के बीच, बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, समझिएगा, लगने वाला विद्युत बल, विद्युत बल दोनों आवेशों के, समझिएगा ध्यान से, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है, समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी को हम r से दिखाते हैं ना, ठीक है। उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अगर आप इतनी बातें समझ चुके हैं तो आप क्या करें, सबसे पहले इसका फिगर बना लीजिए। फिगर में आप कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे आप बिंदु आवेश दिखाइए, यानी यहाँ पे Q1 दिखा दीजिए और यहाँ पे Q2, ठीक है। यानी मान लेते हैं पहला बिंदु आवेश Q1 है और सेकेंड क्या है? Q2 है, और ये दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, r दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आप ये दिखा दीजिए कि ये दोनों बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला जो विद्युत बल है ये F है, ठीक है।
अब हमें करना क्या है कि इन दोनों बिंदु आवेश के बीच लगने वाला परिणामी बल हमें प्राप्त करना है, कितना होगा। तो उसके लिए हमें कूलाम का नियम पढ़ना है कि कूलाम साहब क्या बता रहे थे। तो इन्होंने ये कहा, क्या कहा कि दोनों बिंदु आवेश के बीच लगने वाला जो बल होता है, कौन सा विद्युत बल जो होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो पहला आवेश Q1 है और दूसरा Q2 है। तो इन दोनों आवेशों के गुणनफल का मतलब यहाँ पे गुणा का चिन्ह है ना, कुछ नहीं है, तो इसके समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे ये चिन्ह लगा देंगे। तो इसका मतलब है कि ये जो बल है दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें ये भी कहा गया है कि इन दोनों बिंदु के बीच लगने वाला जो बल है F, इनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहा है कि जो बीच की दूरी जो r है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये हुआ कि लिखेंगे r के वर्ग मतलब स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा, इसके बाद में ये चिन्ह लगा देना है, ठीक है। इसको फिर से आप समझिए मैंने कैसे लिखा। इसको हम ऐसे बोलेंगे कि इन दोनों बिंदु आवेश के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल F होता है या प्रतिकर्षण या विद्युत बल आप बोलिए सीधे, जो बल होता है दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। समानुपाती मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसे 1/, करके नहीं लिखा है। अगर मैं 1/, करके लिखूंगा तो इसको मैं बोलूँगा व्युत्क्रमानुपाती। क्या बोलूँगा? व्युत्क्रमानुपाती। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है व्युत्क्रमानुपाती बोलूँगा, लेकिन इसमें समानुपाती बोलूँगा। इसको बोलूँगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती या अनुक्रमानुपाती। इसको बोलूँगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती। समझे कि नहीं? तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब हमें क्या करना है कि इक्वेशन 1 और 2 दोनों को हम मिलाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इक्वेशन 1 व इक्वेशन 2 से, ठीक है, यानी पहला और दूसरा समीकरण से ना। तो पहला और दूसरा समीकरण में क्या है, तो इसमें आपको ऐसा लिखना है कि जो F है दोनों को मिला करके एक ठो F लिखेंगे, फिर एक ठो चिन्ह लगाएंगे ऐसे, फिर ये ऊपर रहेगा और ये नीचे, यानी Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से आप इसका चिन्ह हटाइए, यहाँ पे मैं लगाऊंगा या F यहाँ पे इक्वल टू लगाओ, इसके जगह पर इक्वल टू, और जब ये हटता है तो इसके जगह पे आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये जो बचा है Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ठीक है। तो यही है परिणामी विद्युत बल किसके बीच लगने वाला, तो दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला। अब समझिए यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है क्या, इसको मैं बोलूँगा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यह है क्या, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात या वायु का ना, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है। क्या है? वैद्युतशीलता है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे एक शब्द लिखता हूँ कि यदि आवेश किसी परावैद्युत में स्थित हो, परावैद्युत में स्थित हो तो क्या होगा भाई, समझना। तो जो F लगेगा, F यानी फोर्स, नेट फोर्स यानी टोटल फोर्स जो होगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमने एक शामिल कर दिया है K को। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये जो आवेश है ये किसी परावैद्युत में अगर स्थित रहेगा तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट के बाद यहाँ पे K लगा देंगे, ठीक है। तो K कहाँ है, तो इसके बारे में समझो, जहाँ K परावैद्युतांक है, परावैद्युतांक है, ठीक है। अब समझिए निर्वात या वायु के लिए, निर्वात या वायु के लिए
के का मान 1 होता है, के का मतलब होता है परावैद्युतांक ना, इसका मान कितना होता है 1 होता है। तो जब निर्वात और वायु के लिए के का मान 1 हो जाएगा तो क्या यहाँ पे होगा ना, तो बल कितना होगा नेट फोर्स यानी टोटल फोर्स, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पे के की वैल्यू अगर 1 रख देंगे तो यहाँ पे मान लो कि केवल इतना ही बचा ना, इंटू Q1 Q2 अपान R²। तो इस कंडीशन में ये हो गया। ठीक है, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, थोड़ा सा आगे मैं अभी बताने वाला हूँ। ले लिए स्क्रीनशॉट। ठीक, तो अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे समझने वाली बात है। ठीक है, हमने ये बोला कि अगर निर्वात और वायु के लिए जो परावैद्युतांक है इसका मान कितना होता है 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। लेकिन अगर यही जो आवेश है किसी परावैद्युत माध्यम में रखा हो तब, ठीक है, लिखूँगा यहाँ पे, यदि आवेश किसी परावैद्युत माध्यम किसे बोलते हैं परावैद्युत माध्यम, जैसे बताता हूँ, जैसे बालू हो गया, कांच हो गया, मोम हो गया आदि, ये सब है परावैद्युत माध्यम। अगर इसके अंदर आवेश रखा हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा ना, यदि आवेश किसी परावैद्युत माध्यम में रखा हो तो क्या होता है समझिएगा। तो यहाँ पे जो फोर्स होता है ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपान R² के बराबर होता है। यहाँ पे एप्सिलॉन नोट में नहीं लिखूँगा, यहाँ पे लिखा जाएगा केवल एप्सिलॉन। क्या लिखा जाएगा? केवल एप्सिलॉन। तो ये किसके बराबर होता है? आप ये जान लो कि जो एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन ये होता है K इंटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक है, अगर यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इंटू K रहेगा तो इसके जगह पर हम केवल एप्सिलॉन रख देंगे ना, यानी इसका मान है क्या? एप्सिलॉन केवल। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इंटू K दोनों मिला कर क्या है? एप्सिलॉन। ये कब रहेगा कि अगर किसी परावैद्युत माध्यम बालू, कांच या मोम आदि के अंदर ये दोनों आवेश रखे गए होंगे, तब उस कंडीशन में एप्सिलॉन नॉट और K के जगह पर हम दोनों को हटा करके इसके जगह पर हम रख देंगे केवल एप्सिलॉन। ठीक है, तो यहाँ से आप K का मान निकाल सकते हैं। जब आप K का मान निकाल देंगे यहाँ से, तो क्या होगा? ये गुणा में है एप्सिलॉन नॉट, इधर आएगा तो भाग में, यहाँ आएगा तो भाग में, तो एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों क्या है भाई? तो समझिए, जहाँ K क्या है? परावैद्युतांक, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि क्या है? परावैद्युतांक। और यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है भाई? तो एप्सिलॉन जो है किसी माध्यम का वैद्युतशीलता। इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये है कि ये देखें कि जो आवेश है Q1 और Q2 कौन से माध्यम में है? बालू में है कि कांच में है कि मोम में है, किसके अंदर है ना? तो जो भी माध्यम है, इसके या इसके यानी तीनों में से कोई या और भी कोई ना, तो इन सभी माध्यमों का वैद्युतशीलता ही क्या है? एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? तो निर्वात की क्या चीज़? निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, तो ध्यान देना, आपके एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि परावैद्युतांक का आप डेफिनेशन लिखिए। क्या लिखिए? परावैद्युतांक का डेफिनेशन। परावैद्युतांक का डेफिनेशन यानी K का ना, तो आप कैसे लिखेंगे? आप सीधा इसी से आप देख के लिख सकते हैं ना, यानी K की डेफिनेशन आप लिखेंगे कि एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट ही परावैद्युतांक है। इसका मतलब समझो ना, ये तो कैसे लिखना है। यहाँ एप्सिलॉन क्या है भाई? तो किसी माध्यम का वैद्युतशीलता ना, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा किसी माध्यम की वैद्युतशीलता, समझिएगा, वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता यहाँ पे चमक रहा होगा,
लेकिन देख लेना यहाँ पे विद्युतशीलता लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, किसी माध्यम की विद्युतशीलता यानी ये वाला तथा निर्वात की विद्युतशीलता यानी ये वाला के अनुपात को अनुपात का मतलब होता है बटा को ये बोलते हैं, ये मतलब परावैद्युतांक बोलते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं, ठीक है। ओके, तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको इतनी बातें समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। हमने सबसे पहले आपको कूलाम का नियम बताया। हमने ये बताया कि कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल जो होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा इन दोनों के बीच के यानी आवेशों के बीच के दूरी जो r होता है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर इस कंडीशन में हमने दो इक्वेशन बनाए और दोनों इक्वेशन बनाने के बाद में हमने टोटल नेट फोर्स क्रिएट किया, कितना आया, तो F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन r², इतना आया, ठीक है। इसके बाद हमने आपको बताया क्या चीज़ बाबू, कि जो एप्सिलॉन नॉट है ये है विद्युतशीलता किसका, तो वायु या निर्वात का विद्युतशीलता है, ठीक है। इसके बाद हमने ये बताया कि अगर इन दोनों आवेशों को कहाँ रख दे, किसी परावैद्युत वाले स्थान पर, तो उसके लिए फार्मूला ये बन जाता है, कौन बनता है, ये वाला ना, F = 1/4 पाई इंटू यहाँ पे क्या लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट के बाद फिर Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है। तो लेकिन जो K की मान होती है, K का जो वैल्यू होता है वो निर्वात के लिए और वायु के लिए 1 होता है, कितना होता है 1। तो इसलिए हमने लिखा कि निर्वात और वायु के लिए K का मान 1 होता है। तो जब K का मान 1 रखोगे यहाँ पे तो क्या होगा, यानी इतना ही प्राप्त होगा, यानी F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन r², इतना, ठीक है। लेकिन निर्वात और वायु के जगह पर कोई और परावैद्युतांक माध्यम है तो उसके लिए K की वैल्यू जो होता है 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक चीज़ लिखा है कि यदि आवेश को परावैद्युत माध्यम में रख दें, तब जैसे बालू, कांच, मोम आदि में रख दें, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे चेंज कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट और K के जगह पर हम केवल एप्सिलॉन लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। बाकी सब वही सेम टू सेम रहेगा। और ये किसके बराबर होता है बाबू, तो ये K इंटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। यहाँ से हमने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल ली है, सॉरी K की वैल्यू निकाल ली है, तो ये एप्सिलॉन नॉट इधर आ गया, तो एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट हो गया। और एप्सिलॉन क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, माध्यम का विद्युतशीलता, कौन सा माध्यम, जिस माध्यम में आवेश रहेंगे उसका विद्युतशीलता, और ये क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, और दोनों के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। तो अब हम समझेंगे एप्सिलॉन नॉट की मात्रक, क्या समझेंगे, एप्सिलॉन नॉट की मात्रक। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम समझते हैं एप्सिलॉन नॉट की मात्रक। ले लिए स्क्रीनशॉट, ठीक। अब समझिए एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान और मात्रक, आंकिक मान व मात्रक। मैं सबसे पहले आपको आंकिक मान बताता हूँ, इसके बाद मात्रक निकाल के बताता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा ना। इसमें आप सबसे पहले जानिए कि जो अभी हमने फार्मूला पढ़ा था F का, ये था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। इसमें एक चीज़ बताना आपको भूल गए थे, क्या चीज़, तो यहाँ पे जब पढ़ रहे थे तो ये था, यहाँ पे प्रोपोर्शनल का चिन्ह था, इस तरह से ये चिन्ह था ना। लेकिन जैसे ही आप इस चिन्ह को हटाते हैं तो इसके जगह पे बराबर का चिन्ह लगाया जाता है, और बराबर के चिन्ह लगाने के बाद में यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, एक नियत मान आता है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट के जगह पर हमने यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसकी भी एक कोई वैल्यू होगा, इसका भी कोई मान होगा, तो वो मान होता कितना है, ठीक है, ध्यान देना। तो जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, ये होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, इतना होता है, ठीक है। तो अब इसी मान के अनुसार हम एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से आप इसका आप जल्दी से कहीं नोट कर लीजिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है इतना होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा, चूँकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम का स्क्वायर, ठीक है।
अब हमें करना क्या है कि इसकी वैल्यू फाइंड करना है ना। तो एक काम करते हैं, ये एप्सिलॉन नॉट भाग में है, उधर भेजेंगे तो गुणा में हो जाएगा, किसमें, गुणा में, और ये पूरा गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा कैसे करेंगे। इसमें ऐसा करना है 1/4 पाई तो है ये है, 4 पाई तो है ये है। इस एप्सिलॉन नॉट को मैं उधर ले जा रहा हूँ, तो इधर भाग में है, उधर जाएगा तो गुणा में, यानी एक स्टेप मैं बढ़ा ही दे रहा हूँ ना। ऐसा करता हूँ 1/4 पाई, ठीक है, आपको समझाने के लिए। यहाँ हो जाएगा, ये भाग में है, उधर गया था गुणा में ना, यानी एप्सिलॉन नॉट गुणे 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। अब इतना सा पार्ट ये सब गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आएगा, किसमें, भाग में। तो ले आते हैं भाई, क्या होगा, 1/4 पाई। अब ये पूरे चीज़ को हम आएंगे नीचे लेकर, यानी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम का स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान से समझना, बराबर के बाद बचा क्या, केवल एप्सिलॉन नॉट, और इसी का हमें आंतरिक मान निकालना है। ठीक है, तो ध्यान से समझना, इसको मैं ऐसे पलट दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तराजू का अगर पलट रहा है, ये बराबर का चिन्ह है, तो आप इसके बराबर ये रखो, चाहे इसके बराबर ये, कोई दिक्कत नहीं है। तो एप्सिलॉन नॉट पहले करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा, इक्वल टू यहाँ पे लिखूँगा 1/4 पाई ये वाला, इंटू यहाँ पे 9 × 10⁹ ये देखो कूलाम का स्क्वायर बहुत नीचे आ गया है ना, तो ये ऊपर पलटा जाएगा। कैसे पलटाएगा तो समझिएगा, इसके बटे कुछ नहीं है तो एक है, क्या है, एक है। तो ध्यान देना, इसके बटे ये है, इसके बटे ये है, इसके बटे ये है ना, यानी इस प्रकार से हुआ है, 1/1 पहले से है, और ये मेन बटा है, फिर ये है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में कूलाम का स्क्वायर, ऐसे है। तो बाहर का बाहर गुणा होता है और अंदर का अंदर, तो कूलाम का स्क्वायर चल जाएगा ऊपर, बटे ये चल जाएगा इसके साथ, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कूलाम का स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, कूलाम का स्क्वायर ऊपर, ठीक है, और बटे में न्यूटन मीटर स्क्वायर ना, यानी इस बार ऐसे बना। तो आगे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पाई का मान कुछ होता है 22/7 होता है, या 3.14 होता है कि नहीं। यहाँ पे लिखूँगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 × 3.14 × 9 × 10⁹ ऐसे, और यहाँ पे कूलाम का स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर ऐसे। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपको सीधा प्राप्त हो जाएगा 8.854 × 10⁻⁻12, ठीक है, कूलाम का स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस बात को आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, क्योंकि इतना टाइम आपको बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा कि आप कैलकुलेशन करते रहिएगा। ये जो है, इस वैल्यू को आप माइंड में फिट कर लीजिएगा कि 8.854 × 10⁻⁻12 कूलाम का स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। ठीक है, तो यही हुआ आंकिक मान, किसका, एप्सिलॉन नॉट का। ठीक है, तो इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो अब निकालेंगे मात्रक, ले लिए स्क्रीनशॉट। ठीक, तो अब समझिएगा, तो जैसा कि आपको पता हो चुका कि जो एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान होता है, ये किसके बराबर होता है, तो 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम का स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसका मात्रक का, तो मात्रक बस यही है, लास्ट में देख लो ये वाला, ये यानी कूलाम का स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही है इसका मात्रक, किसका, एप्सिलॉन नॉट का। ठीक है, और आंकिक मान कितना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आपको बोलना पड़ेगा, 8.854 × 10⁻⁻12 कूलाम का स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब समझिए बीमा इसका, किसका, एप्सिलॉन नॉट का बीमा। तो बीमा निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा कैलकुलेशन। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। हमने फार्मूला पढ़ा है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। हमें किसका निकालना है, इसका। तो ध्यान देना, ये भाग में है,
नीचे, इधर भेजेंगे तो गुणा में, इधर आएगा तो गुणा में, और ये आएगा गुणा में हो जाएगा, तो इधर भेजेंगे तो भाग में। ध्यान समझिएगा, ये भाग में है, इधर आया तो गुणा में ना। एक स्टेप मैं बढ़ा ही देता हूँ, यानी एफ गुणे एप्सिलॉन नॉट होगा इक्वल टू यहाँ पे 1/4 पाई बचा इनटू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। यही ना है? बिल्कुल है, समझने का प्रयास कीजिएगा ना। यहाँ पे हमें इसकी भी मान निकालना है, तो इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है, इसको भेज दो उधर, तो क्या होगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई, तो है ये है, ठीक है। ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, यानी नीचे f हो गया इनटू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर ना। तो ध्यान देना, बीमा हमेशा लिखा जाता है इन जैसे चीज़ों के जिसका कुछ यूनिट हो, ठीक है। तो फोर्स का भी एक मात्रक होता है, इसका भी मात्रक होता है, इसका भी एक मात्रक होता है। ये जो 1/4 पाई है एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का बीमा कभी नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट की बीमा अगर लिखना होगा तो हमें किसकी बीमा लिखना पड़ेगा, 1/ यहाँ पे f की बीमा गुणे यहाँ पे क्या है Q1 की बीमा लिखना पड़ेगा गुणे Q2 की बीमा बटे R का स्क्वायर की बीमा, यानी R का बीमा ना, का बीमा। तो कैसे लिखेंगे ध्यान से समझिएगा ना। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एप्सिलॉन नॉट की बीमा। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बीमा कैसे लिखेंगे ना। तो यहाँ पे 1 है बटे एफ जो फोर्स है इसकी बीमा होता है MLT-2, ये गुणे यहाँ पे Q1 की बीमा होता है 8T, जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था। Q2 की बीमा भी A/T, ये बट यहाँ पे R का स्क्वायर है, तो R एक दूरी है, ठीक है। और दूरी को हम किससे दिखाते हैं, इसको हम L से, क्या से L, ठीक है। तो यहाँ पे L का स्क्वायर है, तो L स्क्वायर लिखेंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन सबको आपस में मिला देंगे। मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। जब मिला दिया जाएगा तो देखो यहाँ A है, यहाँ पे A है, तो उसके लिए पहले यहाँ शुरू करते हैं M, इसको हम ऊपर ले जाते हैं ना। तो ध्यान देना, या फिर ऐसे करो 80 तो ये है, तो A का स्क्वायर होगा, यानी कैसे, एक ब्रैकेट लगाना, और A जो है A का स्क्वायर हो गया, और T का स्क्वायर हो गया, ऐसे ये बटे करना। फिर M है ये है, और L यहाँ पे 1 ठो और 2 ठो यहाँ 3 ठो हो गया, L3 हो गया, और T देखो कितना है T ना, तो यहाँ पे T है -2 है, कितना है -2। अब क्या करेंगे कि नीचे वाला सब को हम ले जाएंगे ऊपर, ठीक है। ऊपर ले जाएंगे तो हमारा क्या होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना, यहाँ पे। तो ध्यान देना, M जो है नीचे है, ऊपर जाएगा तो देखो इसके घात में कुछ नहीं, तो 1 है, प्लस में 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस में 1 होगा, तो M-1, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। फिर L को भेजो, L यहाँ पे किस में है, माइनस में है, सॉरी प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में, यानी L-3 हो गया ML। अब T को भेजो ऊपर, ठीक है। देखो T यहाँ पे माइनस में 2 ठो है, कितना है, माइनस में 2 ठो, ऊपर गया तो प्लस में 2 होगा, तो प्लस में 2 ये हो जाएगा, और प्लस में 2 ऑलरेडी यहाँ पे T है, ठीक है। तो प्लस में कितना होगा 4, यानी T के घात में कितना होगा 4 इनटू यहाँ पे A स्क्वायर बच गया है, तो A स्क्वायर, ये हुआ बीमा, यानी M इन्वर्स L⁻⁻3, और क्या बोलते हैं T के घात में 4 और A के घात में 2, ठीक है। ये हुआ एप्सिलॉन नॉट की बीमा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान, मात्रक और साथ ही साथ बीमा को फाइंड कर दिया, ठीक है। आपकी ये बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम समझने जा रहे हैं कूलाम के नियम का सीमा। तो जल्दी से आप पेन और कॉपी ले लेंगे और इसके बाद में समझेंगे। अब समझिए कूलाम के नियम की सीमा। कूलाम के नियम की सीमा, नियम की
सीमाएं। ठीक है, तो सबसे पहला नियम ये है कि कूलाम का नियम, किसका? कूलाम का नियम बड़े आवेशों के लिए, बड़े आवेशों के लिए वैध नहीं है, वैध नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम छोटे आवेशों के लिए वैध है। ठीक है, छोटे आवेशों पे कूलाम का नियम लगता है। ठीक है, अगला समझिए, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम गतिशील आवेशों पर लागू नहीं होता है। ध्यान से समझिएगा, गतिशील आवेशों पर लागू नहीं होता है, लागू नहीं होता है। अगर आवेश गतिशील हो तो उस कंडीशन में कूलाम का नियम काम नहीं करेगा। ठीक है, अगला, कूलाम के नियम के लिए, कूलाम के नियम के लिए कम से कम एक आवेश स्थिर तथा दूसरा आवेश गतिशील हो सकता है, गतिशील हो सकता है। लेकिन यही ध्यान देना है कि आवेश स्थिर होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ तो गतिशील इसलिए कह रहे हैं, जैसे मान लो कि एक आवेश यहाँ पे चुपचाप है, स्थिर है, तो एक आवेश को हमने गतिशील कर दिया, एक बार यहाँ लाया, एक बार उठा के यहाँ ले आए, एक बार यहाँ ले आए, एक बार यहाँ ले आए, तो हम देखें कि इसमें बल लग रहा है कि नहीं, कितना बल लग रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमने बोला है कि कूलाम का जो नियम है, कम से कम उसमें एक आवेश स्थिर होना चाहिए और इसके साथ साथ दूसरा आवेश गतिशील भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास टोटल 4 सीमाएं हैं, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप सभी लोग कूलाम का नियम और इसका जो सीमा है इसको आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझे हुए होंगे। यदि आपको समझ में आया है तो मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और मेरे इस मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ें ताकि और भी बेहतरीन वीडियोज़ आपके लिए मैं प्रोवाइड करा सकूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।